स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे कि बर्फ की गलनांक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, और गलनांक की हम लोग चर्चा कर चुके थे, क्वथनांक की चर्चा कर चुके थे, पदार्थ क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे पिछले वाले वीडियो को, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पिछले वाले वीडियो जो है वो आपको बेहतर लगा होगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक की। आखिर आपका अगला टॉपिक है क्या। हमने गलनांक के बारे में बात किया था पिछले वाले टॉपिक में कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पिघलकर अगर द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ये द्रव बन जाता है, यानी जल बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। ठीक है, जैसे कि बर्फ जो है, बर्फ को अगर 273.15 केल्विन पर अगर गर्म करते हैं तो वह निश्चित रूप से क्या होता है, एक द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जानकारी हम पिछले वाले वीडियो में ले चुके थे। तो आज हमारा टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा और भी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, यदि आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसके लिए उसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बना करके उसको हम आपको भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुप्त ऊष्मा किसको कहेंगे, आखिर गुप्त ऊष्मा होता क्या है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा हम लोग उसको कहेंगे जैसे मान लीजिए कि बर्फ है। ठीक है, ये बर्फ है, इस बर्फ को हम पिघलाते हैं। ठीक है, तो बर्फ पर पिघलाते हैं तो मान लीजिए कि अभी हम आपको बताए थे कि जो बर्फ का जो गलनांक होता है 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273.15 केल्विन है, तो अब मान लीजिए कि 273.1 केल्विन होता है। तो ये जो बर्फ में जो है, ठीक है, बर्फ को जब हम शुरुआती से ऊष्मा देते हैं तो ये 273 एक बैग तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा एक बैग। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ठीक है, मतलब कि आपको 200, 300, 200, 250 चाहते होता क्या है कि ये जो ऊष्मा जो है इसमें समाहित होगा। क्या होगा, इसमें समाहित होगा, जो ऐसे फीलिंग होने नहीं देगा कि इसमें ऊष्मा हम लगा रहे हैं, इसे ऊष्मा हम दे रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब तक ये गलता नहीं है तब तक इसमें ये ऊष्मा अपने में समाहित करता है। क्या करता है, समाहित करता है, अवशोषित करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। जब तक उसका प्रभाव नहीं दिखता है, प्रभाव दिखने तक उसमें उसी में अपने ही में बर्फ जो है अपने ही में समाहित करता है ऊष्मा को, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ओके, तो इस तरह से ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। तापमान, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि तापमान में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है, क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित करता है। ठीक है, मतलब जब तक उसको मान लीजिए कि 2 डिग्री से 2 डिग्री केल्विन या 3 डिग्री केल्विन या 50 केल्विन, 100 केल्विन, 200 केल्विन जो है, इस तक अपने में ऊष्मा को क्या करता है, समाहित करता है, अपने ही में अवशोषित करता रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यह गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। ठीक है, मतलब जब तक ये दिखार नहीं होता है तब तक ये क्या है, इसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब ये पिघलना शुरू कर देता है तो हम जान जाते हैं कि इसमें 273 केल्विन इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, लेकिन बाकी 270 तक जो है इसमें ऊष्मा जो है स्वयं में समाहित करने लगता है। अवशोषित इसकी कैपेसिटी है, ऊष्मा को समाहित करने लगता है, अवशोषित करने लगता है। वायुमंडलीय ताप पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितने उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसको हम लोग प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान चीज है कि प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। प्रसुप्त ऊष्मा तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी, मान लीजिए 1 केजी ये बर्फ, 1 केजी ठोस है। ठीक है,
क्या है, 1 केजी ठोस है, इसको पिघलाने के लिए, इसको गलाने के लिए, द्रव में परिवर्तन करने के लिए जिसमें जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को बोला जाता है प्रसुप्त ऊष्मा बोला जाता है। क्या, प्रसुप्त ऊष्मा उसी को बोला जाता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थात यानी 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण को तोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, गैस जो है द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। द्रव उबलने लगता है तो मान लिया जाए कि मतलब जितने टेम्परेचर पर, जितने तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसी को बोला जाता है क्वथनांक बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, उसी को क्वथनांक बोला जाता है। तो इस तरह से जल के लिए जो क्वथनांक होता है वो आपका 373 केल्विन होता है। कितना, 373 केल्विन होता है। लेकिन इसको डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। अगर हम जल को अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर देते हैं तब जब जल क्या होता है, उबलने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। मतलब जिस ताप पर, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है, तो उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। जल का क्वथनांक की हम लोग बात कर ले तो इसका केल्विन की हम लोग बात करें तो केल्विन में 373 होता है और डिग्री सेल्सियस में आपका होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से क्वथनांक आपका समाप्त होता है, ठीक है। यहां पर एक और है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ठोस जो है, ठीक है, ठोस को जब हम उष्मा देते हैं तो द्रव में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो द्रव को उष्मा देते हैं तो वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसी को अगर हम गैस को शीतल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह द्रव बनता है और द्रव को जब शीतल करेंगे तो वह ठोस बनेगा। मतलब ये प्रक्रिया जो है चलते रहता है, ठीक है। ये मात्र एक ऐसा पदार्थ ही है, जिसे जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में कन्वर्ट होते रहता है। हम पदार्थ को एक अवस्था दूसरी अवस्था में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हीट करके, उसको प्रेशर करके। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना वो कहाँ चल जाते हैं, सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में वापस बदल जाते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में सीधे गैसीय में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं। हम लोग देख लिए कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में बदलने को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ये ऊर्ध्वापातन भी समझने की जरूरत है। आखिर ऊर्ध्वापातन है क्या, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब वह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, ठोस अवस्था में से सीधे गैसीय अवस्था में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। और गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। गैस से सीधे ठोस, ठीक है, गैस से सीधे ठोस बनने, अगर गैस से ठोस बन रहा है, समझिएगा, अगर देखिएगा ठोस से गैस बन रहा है, ठोस से अगर गैस बन रहा है, ठीक है, ठोस से डायरेक्ट गैस बन रहा है, तो इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन, ठीक है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन कहेंगे। लेकिन वही जब गैस से क्या, जब गैस से ठोस बन रहा है, ठीक है,
ठोस बन रहा है, तो इस क्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। क्या कहेंगे? निक्षेपण। इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे निक्षेपण बोलेंगे। ओके, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए, ये आपको निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दाब में परिवर्तन के प्रभाव। क्या है? दाब में परिवर्तन के प्रभाव। हम जानते हैं कि घटके कणों के बीच दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगने पर संपीड़न करने का पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए आगे क्या है, यहाँ पर दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, क्या है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। क्या आपने CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का एक एटमॉस्फेयर यानी ATM को हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या? जब वायुमंडलीय दाब का माप कितना हो? 1 एटमॉस्फेयर हो, 1 ATM हो, तो कोई भी ठोस जो है CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी ATM गैसीय दाब का मापन का मात्रक है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, इसको ध्यान में रखना है। 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है 1 ATM बराबर। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। तो ये सब कुछ विशेष जानकारी थी, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका शुष्क बर्फ किसको कहेंगे। ठीक है, शुष्क बर्फ किसको कहेंगे? तो आप अगर जान रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। शुष्क बर्फ CO2 को कहा जाता है। क्या? शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब तापमान के द्वारा तय किया जाता है। मतलब जो भी दाब और तापमान के द्वारा ही तय किया जा सकता है कि हम कितना उसको दाब देंगे, कितना तापमान देंगे कि वो ठोस से द्रव में मिक्स परिवर्तित हो जाएगा, द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगा, फिर द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो मुख्य रूप से दाब और टेम्परेचर पर निर्भर करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं वाष्पीकरण की। ठीक है, अब ये वाष्पीकरण होता क्या है, इसके बारे में लोग देखते हैं। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को वाष्प में परिवर्तित करना, धीरे धीरे वाष्प मतलब भाप में परिवर्तित कर देना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर, ध्यान रखिएगा, क्वथनांक से कम तापमान पर जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, जब कोई द्रव क्या होने लगता है? वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ओके, तो ये वाष्पीकरण आपको समझ में आ गया होगा। आखिर वाष्पीकरण को क्या क्या प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीज प्रभावित करता है। ओके, देखिए, तो वाष्पीकरण को हम विभिन्न माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से विभिन्न जो वाष्पीकरण प्रभावित होता है वो, जैसे यहाँ पर सतही क्षेत्र बढ़ने पर, यदि सतही क्षेत्र अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होगा वो बहुत देर से होगा। ठीक है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए
हम उन्हें फैला देते हैं। ठीक है, तो जब हम फैला देते हैं तो वो कपड़ा जो होता है बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, मतलब अगर सतही क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होगा। जैसे मान लीजिए ये बड़ा कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, ठीक है, इस कपड़ा को अगर हम धूप में पसार कर पूरा इस तरह से फैला करके पसार दिए तो इसमें वाष्पीकरण की जो है क्रिया जो होगा वो तेजी से होगा, जबकि इसमें ये घिंगराइल है तो ये जो है इसमें वाष्पीकरण की जो क्रिया होगा वो बहुत लेट से होगा, मतलब धीमी गति से होगा। यानी सतही क्षेत्र पर बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया जो है, वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाता है, और अगर सतही क्षेत्र कम रहेगा तो वाष्पीकरण की जो क्षमता जो है, वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें कपड़ा को क्या करना चाहिए, कपड़ा को फैला करके पसारना चाहिए। तापमान की हम लोग बात करें तो तापमान में वृद्धि, अगर तापमान में वृद्धि होगा तो निश्चित रूप से जो जल वाष्प की जो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो तेजी मात्रा में वाष्पीकृत होगा। यानी अगर हम कपड़ा को, अगर हमको सुखाना है, ठीक है, कपड़ा को सुखाना है, किसी भी चीज को सुखाना है, तो निश्चित रूप से जब हम उसमें उच्च तापमान टेम्परेचर को देते हैं, ठीक है, चाहे मान लीजिए कपड़ा है, अगर इसको हम उच्च टेम्परेचर देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जितने भी जल है, जल की वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेजी से होगी और ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तापमान में जब वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे है आपका आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा में आर्द्रता कहते हैं। जो भी वायु, जैसे अभी हम लोग को ठंडा के मौसम में वायुमंडल ठंडा महसूस होता है, गर्मी के मौसम में धूप में गर्मी महसूस होता है वहां पर। ठीक है, यानी तो इस तरह से होता क्या है कि वायुमंडल में जब जलवाष्प की मात्रा रहता है तो हमें ठंडापन महसूस होता है। ओके, तो वही जलवाष्प की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में वाष्पीकरण जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाता है। ठीक है, यानी अगर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अगर कम रहेगा, अधिक रहेगा, जलवाष्प की मात्रा क्या रहेगा, वायुमंडल में अधिक रहेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो है कोई भी अगर जलवाष्प में वाष्पीकरण की दर जो है वो आपका घट जाएगा, मतलब धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि ठंडा के दिनों में कपड़ा सूखने में अधिक समय लगता है, जबकि वहीं गर्मी के दिनों में क्या होता है, कपड़ा बहुत जल्दी से सूख जाता है। ओके, यानी अर्थात ये हुआ कि जो गर्मी के समय में जो होता है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा नहीं के बराबर होता है, क्योंकि धूप के कारण सारे जलवाष्प वायुमंडल में वाष्पीकरण होकर के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, जबकि ठंडा के दिन में ऐसा नहीं होता है, जलवाष्प की मात्रा जो होता है आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में, जिसके कारण वहां पर आर्द्रता अधिक पाया जाएगा। जब आर्द्रता की अधिक रहेगा तो निश्चित रूप से वाष्पीकरण की दर जो है वो आपका घट जाएगा। अब यहाँ पर वायु की दर पर भी निर्भर करता है। जब हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वायु के तेज होने की जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिसके आसपास जलवाष्प को मात्रा घट जाता है। मतलब गति पर भी, वायु की गति पर भी निर्भर करता है। यदि मान लीजिए कि अगर वायु, कपड़ा यहाँ पर पसारा हुआ है, ठीक है, कपड़ा यहाँ पर फैलाया हुआ है, यदि यहाँ पर जो वायु जब अधिक मात्रा में जब वायु चलती है, ठीक है, जब अधिक मात्रा में वायु बहती है तो ये कपड़ा जो है झुराता है, और झुराने की वजह से क्या होता है, ये इसके जो जल के कण जो होते हैं वो बहुत इधर उधर जल्दी बिखर जाते हैं, और बिखरने की वजह से ये कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो वायु गति पर निर्भर करता है। यदि वायु की गति तेज होती है तो वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक मात्रा में होगा, और वायु गति अगर कम होगी तो क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा घट जाएगा आपका। इस तरह से आपका वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कहते हैं, आगे टॉपिक क्या है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होता है। अगर मान लीजिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक है, शॉर्टकट नहीं, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे ना।
देखिए यहाँ पर खुले हुए बर्तन में रखे और द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। अगर मान लीजिए खुला बर्तन अगर रख देते हैं तो क्या होता है, हमेशा उसमें वाष्पीकरण की क्रिया अधिक मात्रा में हमेशा होते रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक मात्रा में, अगर आप कभी कभी देखे होंगे कि जहाँ पर नदी होता है, जहाँ पर बड़ा बड़ा तालाब होता है, वहाँ की जो एरिया जो होता है बहुत ठंडापन महसूस होता है, क्योंकि उससे जो नदी का जो जल है वाष्पिक वाष्पित होकर के अब जो भी वहाँ के वायुमंडल में, ठीक है, जो भी ऊष्मा है उसको अवशोषित करके और उसको मेंटेनेंस करके रखता है और वहाँ पर ठंडापन हमको फीलिंग होता है। ठीक है, जब आप एसीटोन एसीटोन जो कि इसको नाखून में पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है, ठीक है, को अपनी हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाता है। और जैसे ही वाष्पीकृत होगा, ठीक है, क्या होगा, जैसे ही वाष्पीकृत होगा जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा सतह को क्या करते हैं, शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़ा का उपयोग क्यों पहनना चाहिए? इस तरह के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं या कोई भी आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखना है कि गर्मियों के दिनों में, ठीक है, गर्मियों के दिनों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। बात सही है, जब आप काम अधिक मात्रा में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या आएगा, पसीना आएगा, जिससे हमें क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर या आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाते हैं, जिससे शरीर शीतल हो जाती है। चूंकि चूंकि कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना उसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और बर्फीले जल वाष्पीकृत हो जाते हैं। ओके, बर्फीले जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें गर्मियों के समय में सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं गर्मियों के बर्फीले जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों आ जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है कि किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडा पानी के संपर्क में आकर कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ विशेष रूप से दिया हुआ है वैज्ञानिक के बारे में, इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस द्रव, गैस और प्लाज्मा। यानी जो है पदार्थ की अवस्था हम लोग 3 पढ़े, ठोस पढ़े, द्रव पढ़े, गैस पढ़े, लेकिन 2 और अवस्था है, जिसका एक का नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये 5 अवस्था है। अब प्लाज्मा क्या है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य
कोई अन्य गैस होती है, विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है। स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। जो आप सूर्य और तारों में चमक देखते हैं वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण ही होता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर उसको नहीं दीजिएगा, तापमान नहीं दे देते हैं, तब तक उसमें प्लाज्मा का निर्माण नहीं होगा। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, उसमें भी प्लाज्मा होता है और विभिन्न प्रकार की गैस भी होता है। ओके, अब यहाँ क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, ये क्या है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। ठीक है, कौन? सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नामक जो अवस्था जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था जो उसका खोज किया था। ओके, उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन के पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया गया। ठीक है, 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटल और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था से प्राप्त करने के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार भी उसको मिला गया। ठीक है, सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। जिसको कि आप इस साइट पर जाइएगा तो आपको बोस आइंस्टाइन, जब ये वेबसाइट पर जाइएगा आप अपने, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को विस्तार से और आपको जानकारी वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, पर जाकर के पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था को अधिक जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस वेबसाइट पर आपको जाना है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, पांचवी और चौथी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अब अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए, कौन से चैप्टर पर चाहिए, ओके, उसका आप उसका कमेंट में नाम लिखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो हम उस पर आपको बना करके जरूर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।